डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे संस्कृति के उपादान, दी कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया की किसी भी संस्कृति में संरचना एवं संगठन देखने को मिलता है, और यह संरचना संस्कृति के कई छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनती है। जैसे अपना शरीर है, उसी तरह संस्कृति की इकाइयों के परस्पर निर्भर एवं संबंधित होने से ही संपूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था एवं संतुलन देखने को मिलता है। किसी भी संस्कृति की संपूर्णता को समझने के लिए उनकी इकाइयों, भागों एवं उपभागों को समझना उसी तरह से आवश्यक है जिस तरह से डॉक्टर के लिए शरीर संगठन को समझने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को समझना होता है। संस्कृति की संरचना को बनाने वाले प्रमुख अंग एक तो है संस्कृति तत्व, दूसरा है संस्कृति संकुल, तीसरा है संस्कृति प्रतिमान और चौथा है संस्कृति क्षेत्र। 4 है को सम्मिलित किया गया है किसको बनाने में? संस्कृति की संरचना को बनाने में। ये 4 तत्वों का योगदान होता है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई संस्कृति तत्व है। कई संस्कृति तत्व जब अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित हो जाते हैं तो उसे संस्कृति संकुल कहते हैं। संस्कृति संकुल जब संस्कृति को एक विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं तो उसे संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र तक इन सांस्कृतिक प्रतिमानों का विस्तार ही संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए अब अपन इनको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले है सांस्कृतिक तत्व। जैसे कि आप ये तो जान ही गए कि संस्कृति की यह सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि इस इकाई का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है और शरीर की छोटी से छोटी इकाई कोश, इसी प्रकार सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है, उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई कौन सी है? सांस्कृतिक तत्व। इसको परिभाषित करते हुए हर्शकोविट्ज ने बताया है कि एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई माना जाता है इसे। क्रोबर ने भी इसे संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व कहा है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी एवं अविभाज्य इकाई है, यानी कि इसको और भागों में या टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्ष हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। भौतिक पक्ष में हम घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल, चाकू, टेबल आदि वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, और अभौतिक पक्ष में किसी भी
संकेत, शब्द, विचार, प्रथा आदि को सम्मिलित करते हैं। संस्कृति तत्व के अविभाज्य होने का यह अर्थ नहीं है कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता, बल्कि इसका यह अर्थ है कि उसका विभाजन होने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। उदाहरण के लिए, पेन एक सांस्कृतिक तत्व है। यदि हम इसका और विभाजन कर इसकी निब, टोपी आदि को अलग कर देते हैं तो यह विभाजन अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। अतः सांस्कृतिक तत्वों की रचना में भी जटिलता होती है और उनका निर्माण भी कई तत्वों से मिलकर होता है। जैसे घड़ी का निर्माण कई पुर्जों से होता है, रेडियो और पंखों में भी कई पुर्जे होते हैं। तो स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई होती है। मानव शास्त्रियों ने संस्कृति के विभिन्न अंगों की व्याख्या की है। सन 1917 में क्लार्क विस्लर ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में अमेरिका की इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उसी दौरान इन्होंने संस्कृति की रचना का उल्लेख किया और उसके दो मुख्य अंग बताए। पहला संस्कृति तत्व एवं दूसरा संस्कृति संकुल। अब अपन बात करते हैं संस्कृति संकुल की। कल्चर कॉम्प्लेक्स। जिस प्रकार कई शैलों से मिलकर एक अंग बनता है, यानी अपने शरीर का कोई अंग अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय बनता है और कई परमाणुओं से एक अणु बनता है, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। किंतु ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो सदरलैंड और वुडवर्थ ने बताया है कि संस्कृति संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। यानी कि ये सभी संबंधित होते हैं और वो भी परस्पर और अर्थपूर्ण रूप से। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। उदाहरण के लिए हॉकी का खेल एक सांस्कृतिक संकुल है, जो गेंद, स्टिक, गोल के खंभे, रेफरी की सीटी, खिलाड़ियों की पोशाक, खेल के विभिन्न नियमों, फील्ड को प्रदर्शित करने वाली झंडियों आदि अनेक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बना है। ये सब तत्व विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। नागा जनजाति में नरमुंड प्राप्ति एक सांस्कृतिक संकुल है जिसमें अनेक धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं के रूप में सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित है। इसी प्रकार से हम युद्ध, यौन संगठन,
भाषा, विवाह आदि को सांस्कृतिक संकुल के रूप में देख सकते हैं। सांस्कृतिक तत्वों एवं संकुलों से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास होता है। पार्सन्स ने प्यूब्लो इंडियनों के धार्मिक अनुष्ठानों, इसी प्रकार बेनेडिक्ट ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षक प्रेतात्मा के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलों का अध्ययन किया है। अब आते हैं संस्कृति प्रतिमान, कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न तो रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख किया था और उन्होंने 3 संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान इसका उल्लेख किया। वो थी प्यूब्लो, डोबू एवं क्वाटिकल। एक संस्कृति प्रतिमान में संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल दोनों ही एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित तरीके से सुसज्जित है, उनमें एक क्रम एवं व्यवस्था है, उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो संस्कृति प्रतिमान का निर्माण करते हैं। कई संस्कृति प्रतिमानों के व्यवस्थित संगठन से एक संपूर्ण संस्कृति निर्मित होती है। प्रत्येक संस्कृति में कुछ मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श या सिद्धांत देखने को मिलते हैं जो दूसरी संस्कृतियों से भिन्न होते हैं। इन आदर्शों या सिद्धांतों को भी लोग स्वीकार करते हैं और इन्हें सीखते हैं, जिससे लोगों के व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न हो जाती है। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्यूब्लो इंडियन लोगों की संस्कृति में सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है एवं व्यक्तिगत दिखावे को गलत माना जाता है, जबकि इसके विपरीत डोबू संस्कृति में विभिन्न प्रकार के आदर्श, सिद्धांत एवं जीवन प्रणाली दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग शंकालु, धोखेबाज, अपने को एवं अपनी धारणाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने वाले तथा संघर्षशील प्रवृत्ति के हैं। क्वाटिकल संस्कृति के लोग अपनी महत्ता के सुअपन देखते हैं और बड़प्पन दिखावे के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करते हैं। बड़प्पन और दिखावे की परंपरा ने यहाँ के लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर दुबे बेनेडिक्ट से भिन्न मत प्रकट करते हुए बताते हैं कि संसार की बहुत थोड़ी संस्कृतियाँ ऐसी होंगी जिनमें एक विशिष्ट सिद्धांत संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को अनुप्राणित एवं पूर्ण रूप से संचालित करता हो। अब अगला आता है अपना संस्कृति क्षेत्र, कल्चर एरिया। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि उन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट है, दूर की संस्कृतियों की तुलना में अधिक समानता है। यानी कि जैसे कि कोई एरिया ले लो, जैसे हाड़ौती एरिया ले लिया,
तो हाड़ौती एरिया का कल्चर एक जैसा मिलेगा। इससे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है और उसे ही हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था विस्लर ने, और उन्होंने किसके संस्कृति के अध्ययन में किया? अमरीकी इंडियंस लोगों की संस्कृति के अध्ययन के दौरान किया था। इसी प्रकार हर्स्कोविट्स, क्रोबर आदि ने भी सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग संस्कृतियों के अध्ययन में किया और विभिन्न महाद्वीपों को सांस्कृतिक क्षेत्र में विभाजित किया। यदि इसकी परिभाषा को अपन देखें तो हर्स्कोविट्स ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियाँ पाई जाती है एक संस्कृति क्षेत्र कहलाता है। विस्लर एवं क्रोबर ने अमेरिका के आदिवासी क्षेत्रों को 15 अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। ऐसा ही प्रयास अफ्रीका में किया था हर्स्कोविट्स ने और उसे 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया। विस्लर का मानना है कि यदि हम नई दुनिया के आदिवासियों को उनके सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर विभाजित करें तो हमें खाद्य क्षेत्र, वस्त्र क्षेत्र और धर्म क्षेत्र देखने को मिलेंगे। चूंकि संस्कृति सीखी जाती है, अतः कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति को सीख सकता है। निकट की संस्कृति को दूर की संस्कृति की तुलना में सीखने के अवसर अधिक होते हैं। संस्कृति तत्व या संकुल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होते हैं। ये जो पहले और दूसरे नंबर के है ना, सबसे छोटा और उससे बड़ा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं, किंतु दूर तक फैलने के दौरान वे अपनी कई मूल विशेषताएं खो देते हैं और नई स्थानीय विशेषताएं अपना लेते हैं। अतः संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल मूल रूप में एक सीमित क्षेत्र में पाए जाते हैं। विस्लर की मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति क्षेत्र में वह केंद्र ढूंढा जा सकता है जहाँ से संस्कृति तत्व एवं संस्कृति संकुल का प्रसार हुआ है। संस्कृति तत्वों के प्रसार में घने जंगल, रेगिस्तान, महासागर, पर्वत आदि प्रमुख बाधाएं हैं तथा यातायात एवं संचार के साधन इसमें सहायक है। तो ये तो चारों हो गए। इसके अलावा एक और के बारे में अपन जान लेते हैं, प्रकट तथा अप्रकट संस्कृति तत्व। किलुखोन संस्कृति के तत्वों को 2 भागों में बांटते हैं, प्रकट और अप्रकट। मानव इंद्रियों के द्वारा हम संस्कृति के बाह्य रूप का ही अवलोकन करते हैं। आँख से देखकर एवं कान से सुनकर हम संस्कृति के प्रकट तत्वों के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर संस्कृति में कुछ ऐसे अप्रकट तत्व भी मौजूद होते हैं जिनका अवलोकन और अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। यानी कि उन अप्रकट तत्वों का अवलोकन और अनुभव ये केवल कौन कर सकते हैं? प्रशिक्षित व्यक्ति ही, जो ट्रेंड होते हैं वही। संस्कृति के अप्रकट तत्वों का ज्ञान केवल दक्ष मानव शास्त्रियों द्वारा ही संभव है। साधारण व्यक्ति संस्कृति के अप्रकट तत्वों के उद्देश्यों और आधारभूत प्रेरणाओं के प्रति जागरूक नहीं होता और न ही कभी ऐसी आवश्यकता पर विचार ही करता है। इस प्रकार संस्कृति के अप्रकट तत्व वे हैं जिनका ज्ञान प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं मानव शास्त्रियों को ही होता है। धन्यवाद।